हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल वेल। तो बेटे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का ये इलेक्ट्रिसिटी। एक वैसा टर्म जिसके बगैर हम मॉडर्न लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। आप देख रहे हैं मेट्रो हमारी दौड़ रही है, कूलर, फैन, एसी, जितने भी चीजों को आप देख रहे हैं, ऐसो आराम की जितनी भी हमारी चीजें हैं, चाहे फ्रिज है या हमारा रेफ्रिजरेटर है या हमारा एसी है, जो कुछ भी है सब जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर निर्भर है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सबका बत्ती गुल हो जाता है। ओके, तो आज उसी इलेक्ट्रिसिटी के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी टर्म जो है आज से लगभग 3000 साल पहले ग्रीक लोगों को पता था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। उनके पास एक सबस्टांस था जिसको कहते थे एम्बर। वो इस तरह का सबस्टांस होता था कि अगर लाइट वेट ऑब्जेक्ट उससे टच करता था तो अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेता था। इसका नाम उन्होंने एम्बर दे रखा था। इलेक्ट्रॉन, उन्होंने नाम इसका इलेक्ट्रॉन दिया था, जो एम्बर के नाम से जानते थे समय जो है। लेकिन काफी दिनों तक इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ, किसी ने इस पे खोज नहीं किया। 16वीं सेंचुरी में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारा विलियम गिलबर्ट। इन्होंने इस चीज पे खोज शुरू किया था और इन्होंने ही इस एम्बर टर्म को इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में नाम दिया। जो मॉडर्न हम इलेक्ट्रिसिटी टर्म हम पढ़ते हैं वो इन्होंने ही कॉइन किया था। कौन? विलियम गिलबर्ट। इसीलिए इनको मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? विलियम गिलबर्ट। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो हमें जानना बेहद जरूरी है, तो देखते हैं। पहले उन टर्म के विषय में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देन न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए पहला चीज है चार्ज। हम पहले से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और प्रीवियस क्लासेज में हमने पढ़ा है कि क्या होता है। चार्ज का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो चार्ज के विषय में हम क्या जानते हैं कि चार्ज दो तरह का होता है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज है? तो चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट रॉड रब्ड विद वुलन क्लॉथ। अगर इबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ के साथ रब किया जाए तो उसमें जो चार्ज क्रिएट होता है उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड विद सिल्क, ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो उसमें जो चार्ज क्रिएट होता है क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अच्छे से ध्यान रखना है। अब जो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं उनके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्या है? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव को ले जाएगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को ले जाएंगे तो रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज के यूनिट को क्या बोला जाता है? कूलम। ध्यान रखना है। ओके, प्रोटॉन हम जानते हैं कि प्रत्येक एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम जो है पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन में। और इलेक्ट्रॉन में जो है नेगेटिव चार्ज होता है कितना? 1.6 इंटू -10 की पावर 19 कूलम। हालांकि ये तो हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज इतना है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज हमारा इतना है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जितने भी सबस्टांस हमारे साथ में हैं उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया। कौन कौन सा? कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या कहता है कि सबस्टांस थ्रू विच
इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, वैसा सबस्टांस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। अब कैसे सबस्टांस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का मतलब क्या है, क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो, इलेक्ट्रॉन। तो वैसा सबस्टांस जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, फ्री होगा तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, पॉसिबल है नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वैसा सबस्टांस जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उस सबस्टांस को क्या कहा जाता है, कंडक्टर कहते हैं, याद रखिएगा। तो वही है सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, वैसा सबस्टांस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उस सबस्टांस को कंडक्टर कहेंगे। और वैसा सबस्टांस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब नहीं होगा तो एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां से, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो, वैसा सबस्टांस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता उसे कंडक्टर। ओके, बहुत ही अच्छा नोट्स आपको यहां पर प्रिपेयर करने को मिलेगा। जो भी चीजें बताता जा रहा हूं आप नोट करते चले जाइए एक एक चीज का। आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा हमारा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, एक एक पॉइंट का नोट्स आपको बनवाने वाला हूं, पेपर में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें मूवमेंट नहीं हो, जिसमें मोशन नहीं हो, जिसमें मोशन नहीं उसे स्टैटिक कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट, तो कह रहा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि वैसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज क्या है, रेस्ट में रहता है, उसमें मोशन नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि लाइटनिंग होता है, कर 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 बिजली जो चमकती है उसके बाद लाइटनिंग होता है। तो लाइटनिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें चार्ज में मूवमेंट नहीं होता। या यहां जो हमने एग्जांपल देखा था, चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट रॉड विद वुलन क्लॉथ, या चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ, ये सारे किसके एग्जांपल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल। ओके, दूसरा क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब मोशन, वैसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो चार्ज अगर मोशन में आ जाता है उसी को क्या कहा जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो डेफिनेशन लिख देना है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वैसा करंट है जिसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है, यानी कि मोशन में आ जाता है। ओके, चलिए अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमें यहां एज ए डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके बगैर समझ में भी नहीं आएगा, और ये सारे टर्म आपके पेपर में आएंगे, ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पहला टर्म जो हमारे सामने है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू डेड। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में जो वर्क किया जाता है उसी वर्क को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक पेपर में आते रहता है टर्म। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंपली हम पोटेंशियल भी कहते हैं। ओके, अगला जो टर्म हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिए कि जैसे मान ले जाए कि कोई भी सरफेस बिल्कुल प्लेन है, अगर आप उस प्लेन सरफेस पे पानी भी गिराएंगे ना तो पानी में मूवमेंट नहीं होता, पानी आगे नहीं बढ़ता, वाटर फ्लो नहीं करता। वाटर फ्लो करने होने के लिए क्या चाहिए, एक सरफेस दूसरे सरफेस से नीचा होना चाहिए, है ना।
तभी वाटर जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर सरफेस बिल्कुल ही समतल है तो वाटर का फ्लो रुक जाएगा। उसी तरीके से जब वाटर फ्लो नहीं कर सकता तो हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा? तो करंट फ्लो करने के लिए भी क्या चाहिए? जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो पॉइंट जो है किसी भी वायर का, दो पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यही कर रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट हो गया और दूसरे पॉइंट भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन तो इसी के जैसा हो गया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसमें था फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल टू W बाई Q होता है। W मतलब वर्क डन और Q हो गया क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ओके, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, याद रखना है। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, चार्ज का यूनिट हमने क्या देखा था? कूलम। तो वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस में और कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से मेजर किया जाता है। और दूसरा, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल हाई होना चाहिए। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। अगर इतनी बातें समझ में, तो आपको एक टर्म ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ओके, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हम सब वाकिफ हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट जो है। तो क्या कहता है बाय डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आपको लिख देना है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। यानी कि मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो या इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। ओके, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट जो है फ्लो करता है। ओके, दो चीजें आपको ध्यान में रखता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का फ्लो कैसे हुआ? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब देखिए करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। करंट को आई से रिप्रेजेंट करना है। आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और टी क्या होता है? टाइम टेकन। ओके, तो करंट इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन, कि किस रेट से चार्ज जो है फ्लो कर रहा है। तो करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, याद रखिए इसको। ओके, एसआई यूनिट, करंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है। इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड।
तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड होता है, यानी कि एम्पियर इक्वल टू क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड। ओके, एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, याद रखना है। इसमें और छोटे छोटे यूनिट आ गए, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब 1/1000 एम्पियर कहें या 10 की पावर -3 एम्पियर का सकते। ओके, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। हाँ, करंट को किससे मेजर किया जाता है, एमीटर से करंट को मेजर करते हैं। ओके, तो करंट में इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका डायरेक्शन कैसा है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, तो क्या हमने देखा, एम्पियर होता है। ओके, किस चीज से मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर किया जाता है। ओके, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तब अगला जो हमारा टर्म है इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसे तो हम सिंपल डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बट बाय डेफिनेशन अगर हमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए तो क्या करेंगे, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंसेस एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और अ बैटरी along with electric current flow is called the circuit. ओके, सिंपल अगर डेफिनेशन लिखना है तो क्लोज्ड, क्या बताया, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ होता है। ओके, बट अगर इसके डेफिनेशन को थोड़ा हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखेंगे, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंसेस एंड अ स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल or a battery along with electric current flow is called electric circuit. ओके, अब देखिए जनरली क्वेश्चन दे देता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाओ, उस सर्किट डायग्राम बनाओ तो उसमें दे देता है कि हमें जो है मीटर भी लगा के दिखाओ, वोल्ट मीटर भी लगा करके दिखाओ, स्विच लगा के दिखाओ, सेल लगा करके दिखाओ। तो हम यहाँ पे एक क्लोज्ड पाथ हमने बनाया है। इसमें जो जो चीजें आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, पहला जो है क्या है हमारे पास, एम मीटर। एम मीटर को कैसे लगाया जाता है, सीरीज में अरेंज करते हैं। एम मीटर को सीरीज में अरेंज किया जाता है, लिख दिया है एम मीटर इन सीरीज विद सर्किट। सर्किट को एम मीटर को सीरीज में रखा जाता है। और दूसरा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हमने क्या देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे थे। तो वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद रजिस्टर, वोल्ट मीटर को रजिस्टर के पैरेलल अरेंज करते हैं। ये हमारा रजिस्टर हो गया। क्या होगा आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सेल हमने लगा दिया, स्विच लगा दिया। स्विच में जब आप डॉट दे देते हो इसका मतलब स्विच क्या है, ऑन है। अगर डॉट को मिटा देते हैं तो स्विच क्या है, ऑफ है। ओके, जब ऑन रहेगा तो करंट फ्लो करेगा और जब ऑफ रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। ओके, सेल और बैटरी। बैटरी क्या होता है ना, जनरली हम कहते हैं बैटरी है, हमारा टॉर्च में हमने बैटरी लगाया। तो बैटरी होता क्या चीज है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। 2 या 2 से ज्यादा सेल को जब हम एक सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, देखते हैं ना आप अपने टॉर्च में 2, 3, 4 सेल लगा देते हैं, तो एक साथ जब आगे पीछे लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, ये सेल है। इसी तरह का 2-3 सेल आप एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। ओके, एक और इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, तो सिंपल डेफिनेशन देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इज नोन एज रियोस्टेट। किस काम में आता है, तो इट इज यूज्ड टू चेंज करंट इन अ सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स लाइक सेल और बैटरी। इसका यूज कहां करते हैं रियोस्टेट का, तो चेंज करंट इन अ सर्किट, है ना, करंट को बढ़ाना या घटाना है तो वहां रियोस्टेट का यूज किया जाता है विदाउट चेंजिंग ऑफ सेल और बैटरी। ओके, तो ये 2 टर्म आपको ध्यान में रखना है, बैटरी और रियोस्टेट। ओके, चलिए अगला जो टॉपिक हमारा ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा।
अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, तो इसको ध्यान से समझ लेना है कि होता क्या चीज है। तो ओम्स लॉ जो है, मिस्टर ओम ने हमें क्या सिखाया, इन्होंने हमें बताया था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ओम्स लॉ किस चीज को एक्सप्लेन करता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या कहा उन्होंने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स। कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, वो पोटेंशियल डिफरेंस, जो कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंडक्टर। सिंपल सी बात, याद हो गया कि ओम्स लॉ में हमें क्या रखना है कि एट सेम टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंडक्टर। ओके, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनल को अगर हम इक्वल टू में चेंज करेंगे तो उसकी जगह पर कोई ना कोई कांस्टेंट यूज किया जाता है। ओके, तो वायर का, जहां कंडक्टर का सवाल है, तो कंडक्टर में जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं वो हमारा होता है रेजिस्टेंस। और क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो जब यहां से आप प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, जब यहां इक्वल टू लगाएंगे, तो वायर में क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, बट यहां सिंपल सा बात बता दूं कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो किसी को आगे बढ़ने से रोकता है। हमने देखा कि करंट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो प्रत्येक वायर का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। कुछ वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, कुछ वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में ज्यादा रोक लगा रहा है, और जिसका कम रेजिस्टेंस है उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि सिल्वर में रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन जो हमारा फ्लो करता है। जबकि और दूसरे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होते चला जाता है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में परेशानी होगी। ओके, तो वही कह रहा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो क्या लगा देना है, रेजिस्टेंस लगा देना, क्योंकि प्रत्येक कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता ही होता है, एक कांस्टेंट होता है प्रत्येक कंडक्टर। यहां से हमने निकाला R इक्वल टू V/I, ये इसके नीचे आ जाए। ओके, तो V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या हो गया, करंट, R क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ओके, अब क्या देखते हैं कि ओम्स लॉ के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जब घटेगा तो करंट भी घटेगा। या ऐसे कहें कि करंट जब बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, करंट जब घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। ओके, तो क्या देख रहे हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दूसरा जो पॉइंट हमने यहां से निकाला कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट जो है रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे हम ये देख लें कि यहां है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं रिजल्ट, I इक्वल टू V/R, है ना। अगर R को हमने डबल कर दिया, R को अगर हम डबल करते हैं, यानी कि I इक्वल टू V/R को क्या लिख दिया, 2R लिख दिया, है ना। तो देख रहे हैं ये क्या हो गया, करंट हाफ हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, और रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओम्स लॉ से ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखना है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। करंट और रेजिस्टेंस का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। करंट जब बढ़ेगा
तो रेजिस्टेंस घटेगा, करंट जब घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगली बात समझ में? तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखना है और समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सर्किट डायग्राम जरूर आपको बना करके देख लेना है। ये छोटे छोटे जो डेफिनेशंस, हमारे बैटरी क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, ये अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस रेजिस्टेंस के विषय में जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो टर्म हमारा है रेजिस्टेंस। ओके, क्या कहता है रेजिस्टेंस? पहले भी बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को रोक लगाना, आगे बढ़ने से किसी चीज को रोकना, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप साइकिल चला रहे हैं और आपके अपोजिट डायरेक्शन से क्या आ रही, हवा आ रही है, तो आपको साइकिल चलाने में क्या होती है, परेशानी होती है। तो क्या बोलते हैं ऐसे हालात में कि हवा जो है किसका काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ओके, तो वही टर्म यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बाय डेफिनेशन क्या कर रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, उसे जो रोक रहा है, वैसा प्रॉपर्टी जो करंट को आगे बढ़ने में रोक रहा है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या देंगे, रेजिस्टेंस देंगे। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। रेजिस्टेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में हमने, तो R इक्वल टू V बाई R, V बाई I होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, है ना। V पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और करंट का हो गया एम्पियर। तो यही हमारा आ गया 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ओके, अब कभी कभी इसका डेफिनेशन भी पूछ देता है कि बताओ कि क्या होता है हमारा, तो वही है 1 ओम क्या होता है। तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। ओके, तो ये डेफिनेशन आपका ओम को ध्यान में रखना है कि क्या होता है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा VI ग्राफ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि x इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू वाई का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा यही ग्राफ बनेगा। आपने 9th क्लास में भी ग्राफ बनाया था, आपने 10th क्लास में भी ग्राफ बनाया है। तो x इक्वल टू वाई का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, जैसे हमने एक्सेलरेशन में भी आपने किया होगा 9th क्लास में। तो एक ग्राफ है VI का ग्राफ हमारा जो। ओके, अगला टॉपिक है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पे इंपैक्ट डालते हैं। तो देखिए, पहला है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। तो कंडक्टर का लेंथ और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तो दोनों एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करे कि जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे कंडक्टर का लेंथ कम होगा वैसे उसका रेजिस्टेंस कम होते चला जाएगा। अगली बात समझ में, तो लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए, ये मान लीजिए हमारा वायर है तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। जो मोटाई है, वायर के मोटाई को क्या बोला जाता है, क्रॉस सेक्शन बोला जाता है। तो क्रॉस सेक्शन का एरिया मतलब वायर की मोटाई, ध्यान में रखना है। ओके, तो करे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे इसकी मोटाई बढ़ेगी, वायर की मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, वायर की मोटाई कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। याद रखिए कि क्रॉस सेक्शन का एरिया, यानी कि वायर जैसे जैसे हमारा मोटा होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और वायर जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। याद हो गया
कि लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल, हाँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो है कि हमारा जो कंडक्टर है किस मटेरियल का बना हुआ। हमने यहां कंपेयर किया नाइक्रोम और सिल्वर। वैसे तो हम जानते हैं कि सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर होने का मतलब क्या हो गया कि इसमें रेजिस्टेंस कम होता है। तो जिस मटेरियल में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कम होगा वो बेस्ट कंडक्टर होगा। तो सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर माना जाता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। तो देखिए एक वायर हमने नाइक्रोम का लिया है और एक वायर हमने सिल्वर का लिया है, उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया, उसका लेंथ दोनों ही बराबर रखते हैं। मान लिया जाए कि 1 मीटर स्क्वायर उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया है और 1 मीटर लंबा हमारा वायर है। ओके, तो कह रहा है कि नाइक्रोम जो है सिल्वर के 60 टाइम्स के बराबर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। नाइक्रोम सिल्वर के 60 टाइम्स, सिल्वर के 60 टाइम्स के रेजिस्टेंस के बराबर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, याद रखिएगा। तो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर का फर्क जो है प्योर मेटल पे पड़ता है, ध्यान रखना है। प्योर मेटल में क्या होगा कि जब गर्मी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, गर्मी जब कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि प्योर मेटल जो नहीं है, मेटलॉइड्स है या और दूसरे तरीके का है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। तो वही है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्योर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्योर मेटल का भी टेम्परेचर घटेगा हमारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो सिंपल लहजे में बता दूं कि मान लिया जाए कि 1 मीटर वायर है, 1 मीटर का वायर है, 1 मीटर का वायर है जिसके क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ये जितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उसी को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन आपके दिमाग में रखना है कि 1 मीटर लंबा वायर जिसके क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, वो जितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। पता चल गया? ओके, अब हम आते हैं कि हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इन दोनों से हमने क्या कंक्लूड किया कि R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई, यही ना, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई। अब यहां प्रोपोर्शनल है, जब यहां प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, पहले भी बता चुका हूं कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वहां पे आता है। ओके, तो यहां पे जो हम कांस्टेंट यूज करें रो, ये जो P जैसा सिंबल दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और इसी रो को रेजिस्टिविटी के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रो जो हमारा सिंबल है, रो जो टर्म है, ये किसके लिए आता है, रेजिस्टिविटी के लिए आता है। तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नया टर्म लाएंगे, एक नया सिंबल लाएंगे, ये रो है, ये P के जैसा थोड़ा सा तिरछा कर देना है, तो ये P यानी कि रो बन गया हमारे पास, ये रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये आकर के इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाए, ये नीचे आ गया, तो रो इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू A अपॉन L, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या हो गया, रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ ऑफ वायर। आगे बात समझ में कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। ओके, अब रेजिस्टिविटी का हम यूनिट देखते हैं क्या हो सकता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ओम मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। अब मीटर से मीटर कैंसिल कट गया तो क्या आ गया, ओम मीटर। ओके, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। बिल्कुल क्लियर है? तो रेजिस्टिविटी हो गया ओम मीटर। यहां डेफिनेशन भी हमने लिख दिया है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली
equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section area। क्या बताया कि 1 मीटर लंबा वायर जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, वो जितना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ओके, तो हमने रेजिस्टिविटी तक इस वीडियो में सारी चीजें एक एक टर्म हमने क्लियर कर दिया है। आपको बार बार इसको देखना है और एक नोट्स आपको बना लेना है, ठीक है। और इसके बाद यानी कि अब हमें आएगा रेजिस्टेंस को कैसे अरेंज करते हैं, सीरीज में अरेंज करते हैं, पैरेलल अरेंज करते हैं, उसका डेरिवेशन क्या होता है, ये अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और हाँ, वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि अब एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, वो भी जो है इस वीडियो को फायदा उठा सके। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।